तो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज़ फ्रॉम योर बुक टोनी गैडिस की किताब में दिस इज सेक्शन 20.7 द टावर्स ऑफ हेनोई। टावर्स ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम है, आपने तो कुछ लोगों ने पहले भी शायद ये देखा होगा और एज अ पजल भी इसे शायद आपने कभी सॉल्व किया हो। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम कि आपके पास देर आर 3 टावर्स और पहले टावर के ऊपर आपके पास कुछ नंबर ऑफ डिस्क्स मौजूद हैं। In the simplest version of this problem, there are 3 disks on the first tower, and those disks are in increasing order of their diameter. सबसे नीचे जो डिस्क है वो सबसे बड़ी है, उसका डायमीटर सबसे बड़ा है, फिर उसके ऊपर उससे छोटी है और सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर है। ऑल ऑफ दोज डिस्क्स आर वेरिंग इन टर्म्स ऑफ देयर डायमीटर. So there are 3 towers and there are n number of disks on the first tower. In this case n is 3, but n could be greater than 3 एज वेल, यानी कि यहाँ पे 5 डिस्क्स भी हो सकती हैं, 10 डिस्क्स भी हो सकती हैं। तो बट द नंबर ऑफ टावर्स आर फिक्स्ड, दैट इज़ दे आर 3। और आपने इन तमाम डिस्क्स को इस टावर से, पहले टावर से इस तीसरे टावर पे मूव करना है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन यूज़ दिस टावर, दिस सेकेंड टावर एज द टेम्परेरी टावर। एंड वट आर द रूल्स? द रूल्स आर गिवन हेयर कि ओनली 1 डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम, यानी कि एक टावर से अगर आपने एक डिस्क उठा ली है तो जब तक उस टावर को, उस डिस्क को आप किसी और टावर पे नहीं रख देते तब तक आप किसी और टावर से या उसी टावर से कोई और डिस्क नहीं उठा सकते। यानी कि ऐसा नहीं आप कर सकते कि तीनों डिस्क को उतार के रख लें साइड पे और फिर उनको एक एक करके इधर मूव कर दें, तो दैट कांट बी डन। सो इफ़ यू रिमूव 1 डिस्क फ्रॉम अ पर्टिकुलर टावर अंटिल यू प्लेस इट एट सम अदर टावर, you cannot take another disk from that tower or any other tower. So this is the meaning of the first condition. Only 1 disk may be moved at a time. A disk cannot be placed on top of a smaller disk. यानी कि एक डिस्क जिसका डायमीटर बड़ा है वो एक छोटे डायमीटर की डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं की जा सकती। और all disks must be stored on a peg except while being moved. यानी कि आप उसे, जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसे किसी टेम्परेरी जगह पे सेव इन 3 टावर्स के अलावा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कहें जी कि मैंने एक डिस्क उठा के हाथ में पकड़ ली है और उसके बाद दूसरी डिस्क को मैं मूव कर रहा हूँ। नो, until you put that disk somewhere on one of those towers, तो you cannot select any other disk to be moved. So ये एग्जाम्पल है 3 डिस्क के साथ। सो नंबर ऑफ टावर्स आर फिक्स्ड एंड डिस्क्स आर 3 इन दिस केस। तो डिस्क्स कैन वेरी। हम अभी इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वी विल टेक n एज द नंबर ऑफ डिस्क्स, नॉट एज अ नंबर ऑफ टावर्स। तो नंबर ऑफ टावर्स आर फिक्स्ड, दोज आर 3 और वो हमेशा 3 रहेंगे। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिस्क्स, इन दिस केस देर आर 3 डिस्क। जो स्मॉलेस्ट डिस्क है, जिसका डायमीटर सबसे छोटा है, जो सबसे ऊपर है, वो डिस्क 1 है। और उसके बाद जो डिस्क है वो डिस्क नंबर 2, और सबसे बड़ी डिस्क जिसका डायमीटर सबसे बड़ा है उसको हम डिस्क नंबर 3 कहेंगे। इन जनरल डिस्क 1 से डिस्क n कहेंगे। इन दिस केस n इज़ 3 सिंस देर आर 3 डिस्क। और अब यहाँ पे उसने 3 डिस्क वाले प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया है। और सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इस ऑर्डर में है कि दिस इज़ 0 स्टेट, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट है। उसके बाद आपने सबसे छोटी डिस्क को, डिस्क नंबर 1 को इस पहले टावर से उठाया और तीसरे टावर पे मूव कर दिया। उसके बाद इस डिस्क को उठाया और इसको दरमियान वाले टावर पे मूव कर दिया। फिर तीसरे स्टेप में इस छोटी डिस्क को यहाँ से तीसरे टावर से उठा के इधर मूव कर दिया। सो नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन मूव द लार्जेस्ट डिस्क। नाउ द लार्जेस्ट डिस्क विल बी मूव्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि आप स्टेप नंबर 4 में देख सकते हैं, लार्जेस्ट डिस्क पहले टावर से तीसरे टावर में मूव कर दी गई। उसके बाद इन दोनों को अब उसी तरह ही मूव करना है आपने तीसरे टावर के ऊपर। तो पहले छोटी वाली डिस्क स्टेप नंबर 5 में पहले टावर पे मूव की जाएगी। उसके बाद ये मीडियम वाली डिस्क इस टावर पे मूव की जाएगी इन स्टेप नंबर 6। एंड फाइनली द स्मॉलेस्ट डिस्क विच इज़ प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट टावर इन दिस स्टेप नंबर 6 इज़ मूव्ड टू द थर्ड पेग या थर्ड टावर जिसे हम कह रहे हैं। So in this way, this 3 disk problem can be solved in 7 moves. This is the least number of moves जिसके अंदर ये 3 डिस्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इसी तरह ये इसको खुद से अगर आप ट्राई करें 4 डिस्क्स के लिए तो देयर वुड बी 15 मूव्स रिक्वायर्ड। उसको अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा पेपर के ऊपर, या एक्चुअल कुछ इस तरह की डिस्क बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स अ फेमस पजल, टावर्स ऑफ हेनोई इसे कहते हैं। और इसको हम आज सबसे पहले रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किताब के अंदर भी आपकी सेक्शन 20.7 के अंदर सॉल्व किया गया है और इसका सोल्यूशन से नीचे मौजूद है। हम इसे खुद से भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे। सो सम नॉमेनक्लेचर विच वी विल यूज़
कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे कि एक तो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि स्मॉलेस्ट डिस्क को हम डिस्क 1 कह रहे होंगे, उसके बाद उससे बड़ी डिस्क को डिस्क 2 कह रहे होंगे, एंड सो ऑन। जो लार्जेस्ट डिस्क है उसको डिस्क 3 या इन जनरल डिस्क n कह रहे होंगे। एंड टावर्स आर 3, वो हमेशा फिक्स्ड हैं। पहले टावर को हम सोर्स कह रहे होंगे, सोर्स टावर है। लास्ट टावर जिस पे हमें मूव करने हैं तमाम डिस्क एट द एंड ऑफ द डे, उसको हम डेस्टिनेशन टावर कह रहे होंगे, और दरमियान वाले टावर को हम टेम्परेरी टावर कह रहे होंगे। ABC भी आप कह सकते हैं, 1 2 3 भी कह सकते हैं। तो हम उसको सोर्स, S फॉर सोर्स, पहले टावर को सोर्स टावर कह रहे होंगे, D फॉर डेस्टिनेशन, तीसरे टावर को डेस्टिनेशन कह रहे होंगे, और इसको टेम्परेरी टावर T फॉर टेम्प कह रहे होंगे। सो आप टावर्स के नाम स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, हम करेक्टर्स के तौर पे उन्हें लेंगे। S फॉर द स्टार्टिंग टावर, D फॉर द डेस्टिनेशन टावर, एंड T फॉर द टेम्परेरी टावर, जो कि आपका मिडल टावर है। सो हम जो फंक्शन बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे उसकी प्रोटोटाइप क्या होगी, सबसे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो फंक्शन होगा टावर्स ऑफ हेनोई, इन शॉर्ट करके मैं इसको TOH लिख रहा हूँ, टावर्स ऑफ हेनोई, T फॉर टावर, O फॉर ऑफ, H फॉर हेनोई। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन विल बी द नंबर ऑफ डिस्क्स विच इज़ n डिस्क्स आपने मूव करनी। उसके बाद नेक्स्ट 3 पैरामीटर्स विल बी द IDs ऑफ द टावर्स। तो पहला जो टावर है उसको हम सोर्स कह रहे होंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन, एंड तीसरा टावर हम टेम्परेरी टावर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने उन तीनों वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। SRC इज़ द करेक्टर वेरिएबल इंडिकेटिंग द सोर्स टावर, DEST इज शॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन, एंड TEMP फॉर टेम्प। So this will be the prototype of our function, and if we want to solve this given problem, हम इसे मेन से कैसे कॉल करेंगे अपने इस फंक्शन को। तो हम इसे TOH, there are 3 disks, I want to move them from tower A, लेट्स सपोज कि मैं सोर्स टावर को A कह देता हूँ, यानी कि इन टावर्स को मैं इस ऑर्डर में नेम दे देता हूँ। दिस इज टावर A, द फर्स्ट टावर, दिस इज टावर B, एंड दिस इज टावर C, and I want to move all these disks from tower A to tower C using the tower B as the temporary tower. So मैं इसे कैसे कॉल करूँगा, टावर A is my source, ये सेकंड पैरामीटर सोर्स टावर होता है। थर्ड पैरामीटर इज़ द डेस्टिनेशन टावर, तो मेरा डेस्टिनेशन टावर कौन सा है उसको मैं C कह रहा हूँ। और तीसरा जो फोर्थ पैरामीटर जो है, तीसरा जो टावर है ऑर्डरिंग में यहाँ पे, उसको मैं टेम्परेरी के तौर पे B को यूज़ करना चाहता हूँ। तो दिस रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन विच आई हैव n disks at tower A, I want to move them to tower C, and I want to use this tower B as the temporary tower. इसको मैं टेम्परेरी टावर के तौर पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मेन से मैं ये कॉल करूँगा कि मूव दीज 3 disks from tower A to tower C using B as the temporary tower. So this will print, this should print the order of moves जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कि किस ऑर्डर में आपने कौन कौन सी डिस्क को किस टावर से किस टावर पे मूव करना है। ये तमाम सोल्यूशन हम चाहते हैं कि हमारा ये एल्गोरिथम प्रिंट करे। अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास 3 नहीं 4 डिस्क हैं तो मैं इस पैरामीटर को चेंज कर दूँगा। अगेन नंबर ऑफ़ टावर्स आर 3। इस तरह ही अगर आप नंबर ऑफ़ डिस्क यूज़र से लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप यूज़र से n की वैल्यू ले लें और वो यहाँ पर पास कर दें। बट अगेन नंबर ऑफ़ टावर्स आर फिक्स्ड। इन द सिंपलर वर्जन, इन द बेसिक वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम, डिस्क्स आर 3। इसकी वेरिएशंस भी आपको मिलेंगी जिसके अंदर नंबर ऑफ टावर्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन हम 3 टावर वाले प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं। किताब में भी वही डिस्कस हुआ हुआ है। बट नंबर ऑफ डिस्क कैन बी वेरिएबल, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि n कुड बी द नंबर ऑफ डिस्क विच कुड बी टेकन फ्रॉम यूज़र। तो हम इस वक्त फ़िलहाल इसको शुरू में 3 डिस्क के साथ ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 4 या 5 अगर डिस्क हैं तो उसके मुताबिक वो कैसे सोल्यूशन उसका प्रिंट करता है। सो कमिंग बैक टू दिस फिगर, अब हमें देखना है कि इस प्रॉब्लम को हम रिकर्सिवली कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रिकर्सिवली कैसे इसके बारे में, इसके सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे गौर करें, अप टिल दिस स्टेप नंबर 3, पहले 3 स्टेप्स के बाद क्या हुआ है, पहले 3 स्टेप्स के बाद ये हुआ है कि जो n-1, अगेन रिमेंबर कि n इज़ 3 इन दिस एग्जाम्पल बीइंग द नंबर ऑफ डिस्क्स, तो पहले 3 स्टेप्स के बाद, स्टेप नंबर 3 के बाद आपकी जो 2 स्मॉलेस्ट डिस्क्स हैं, यानी कि n-1 जो स्मॉलेस्ट डिस्क्स हैं वो मूव हो गई हैं फ्रॉम सोर्स टावर टू द टेम्परेरी टावर।
फ्रॉम टावर ए टू टावर बी। और इस वक्त लार्जेस्ट डिस्क आपके टावर 1 के ऊपर ऑब्वियसली पड़ी हुई है, टावर ए के ऊपर पड़ी हुई है, सोर्स टावर के ऊपर पड़ी हुई है, और उसको आप फिर चौथे स्टेप में इधर मूव करेंगे। तो पहले 3 स्टेप्स में जो काम हुआ है वो क्या हुआ है कि वो है मूव्ड n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू टेम्परेरी टावर। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें कि इन द फर्स्ट 3 स्टेप्स वी हैव मूव्ड n-1 disks from source to temp, यानी कि फ्रॉम सोर्स टावर टू टेम्परेरी टावर। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डिस्क का मूव हुई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें प्रॉब्लम की स्पेसिफिकेशन पे तो इट शुड बिकम ऑब्वियस कि लार्जेस्ट डिस्क को मूव करने के लिए, यहाँ पर जो सबसे एंड पे डिस्क नंबर 3 पड़ी हुई है, इसको मूव करने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? इसको मूव करने के लिए होना ज़रूरी है कि इसके ऊपर वाली 2 डिस्क मूव हो चुकी हूँ, और इसको मूव करना है अगर आपने ए से सी पे, जैसे कि यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सी पे भी कोई और डिस्क नहीं होनी चाहिए। सी के ऊपर अगर ये डिस्क 1 या डिस्क 2 पड़ी हुई है तो इस डिस्क 3 उसके ऊपर नहीं प्लेस की जा सकती, सिंस वो रूल जो हमने ऊपर देखा कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क प्लेस नहीं की जा सकती। तो दिस मीन्स कि ये सिनेरियो ही बनना चाहिए था। यही वो वाहिद सिनेरियो है जिसमें आप लार्जेस्ट डिस्क को मूव कर सकते हैं, स्टेप नंबर 3। और इसको अनेबल करने के लिए क्या करना ज़रूरी है कि n-1 डिस्क को सोर्स से टेम्प पे मूव करना ज़रूरी है। देन वी विल मूव द लार्जेस्ट डिस्क फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसको भी लिख लेते हैं कि नाउ मूव डिस्क n फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये स्टेप नंबर 4 में ये मूव होगी। उसके बाद अगले 3 स्टेप्स के अंदर आपने क्या किया है, अब उन्हीं 2 डिस्क्स को, अब ये बड़ी वाली डिस्क यहाँ पे आ गई है स्टेप नंबर 4 में, अब इन्हीं 2 डिस्क्स को जिस तरह पहले मूव किया था 3 मूव्स के अंदर आपने मूव करना है फ्रॉम नाउ दिस टेम्परेरी टावर टू द डेस्टिनेशन टावर यूजिंग द ओरिजिनल सोर्स टावर एज द टेम्परेरी फॉर दिस मूव। यानी कि आप पहले छोटी वाली डिस्क को उठा के इधर रखेंगे, फिर मीडियम डिस्क को उठा के इधर मूव करेंगे, फिर छोटी डिस्क जो इधर रखी है उसको इधर मूव कर देंगे। वही अगले 3 स्टेप्स में जैसा कि आप देख सकते हैं हो रहा है। स्टेप नंबर 5 में आप ये छोटी वाली डिस्क को उठा के पहले टावर पे मूव कर रहे हैं, फिर मीडियम डिस्क को उठा के तीसरे टावर पे लेके जा रहे हैं, उसके बाद इस छोटी वाली डिस्क को उठा के तीसरे टावर के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आफ्टर मूविंग द लार्जेस्ट डिस्क, नाउ यू मूव दोज n-1 डिस्क्स फ्रॉम टेम्प, जहाँ पे वो मूव की थी सोर्स से टेम्प पे मूव की थी, नाउ उन्हें टेम्प से डेस्टिनेशन पे मूव करते। तो यहाँ पे हमारे पास देयर वर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू टेम्प, ये जो कि आपके यहाँ पे फिगर के अंदर पहले 3 स्टेप्स में शो हो रहा है। उसके बाद दिस इज़ 1 स्टेप जिसके अंदर हम लार्जेस्ट डिस्क को मूव कर रहे हैं, मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, एंड देन इन फर्दर 3 स्टेप्स वी आर मूविंग दोज n-1 डिस्क्स फ्रॉम टेम्परेरी टू डेस्टिनेशन टावर। तो ये आपके टोटल 7 स्टेप्स बन गए हैं फॉर 3 डिस्क्स। और यहाँ पे आप फिगर के अंदर स्टेप बाय स्टेप उन तमाम मूव्स को देख सकते हैं। नाउ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली। अगर इसको रिकर्सिवली देखने की कोशिश करें हम, तो यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है कि हम यहाँ पे एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव n disks from source to destination, and now in order to move n disks from source to destination, our first step will be to move n-1 disks from source to temp। अब ये इसी तरह का प्रॉब्लम है, ये जो इसके स्टेप, इसको अगर हम स्टेप 1 कह दें और इसको हम स्टेप नंबर 2 कह दें और इसको स्टेप नंबर 3 कह दें, तो दिस problem of moving n-1 disks from source to temp is similar to this original problem, जिसके अंदर हम n डिस्क को मूव कर रहे हैं। ये उसी तरह का प्रॉब्लम है जो कि हम स्टेप 3 में स्टेप नंबर 1 में, इस एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 1 में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस प्रॉब्लम इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। पहले हम n डिस्क को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम n-1 डिस्क को मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट इन रिकर्जन कि प्रॉब्लम उसी तरह का रहे लेकिन प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो जाए। तो इवेंचुअली वो रिड्यूस होते होते इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद स्टेप 2 आपका एक स्टेप है, ये तो आप वैसे कोड कर लेंगे, और फिर इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए वंस अगेन रिकर्जन की मदद ली जाएगी। तो इस स्टेप के लिए स्टेप 1 और स्टेप 3 के लिए आप रिकर्जन की मदद लेंगे, तो दिस विल बी डन थ्रू रिकर्जन या दिस विल बी डन रिकर्सिवली, और ये वाला स्टेप भी रिकर्सिवली होगा और ये हम खुद प्रिंट कर लिया करेंगे। एंड व्हाट विल बी द बेस केस ऑफ दिस रिकर्जन? ज़ाहिर है रिकर्जन के टर्मिनेट होने के लिए बेस केस होना ज़रूरी है। तो बेस केस क्या आएगा आपके पास? अगर आपके पास नंबर ऑफ डिस्क्स 1 रह जाती, अगर आपको यही प्रॉब्लम दिया जाता है और आपको कहा जाता है जहाँ एक डिस्क है तो एक डिस्क को इधर से इधर मूव करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहेंगे अगर एक डिस्क है तो उसको उठाओ यहाँ से ए से और उसको सी पे प्लेस कर दो, तो वो आपका बेस केस बन जाएगा। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली। अब हम इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं जी। ये ऊपर हमने सूडो कोड लिख लिया अपनी याद दहानी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही चीज़ चेक कर लेता हूँ कि अगर n 1 है, यानी कि नंबर ऑफ डिस्क्स आर 1, तो इट इज़ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्या करना है, हमें सिर्फ वो मूव प्रिंट करनी है। क्या मूव प्रिंट करनी है कि मूव डिस्क नंबर, आगे उसका नंबर प्रिंट कर दें n फ्रॉम सोर्स टावर का जो भी कैरेक्टर होगा यहाँ पे ABC वो प्रिंट हो जाएगा टू डेस्टिनेशन। तो ये मूव प्रिंट हो जाएगी कि मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम सोर्स टावर, उसका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा टू डेस्टिनेशन। अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर की बजाय इंटीजर रखे हुए हैं टावर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो इंटीजर प्रिंट हो जाएंगे। अगर स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं, पूरी स्ट्रिंग आप चाहते हैं टावर का नाम प्रिंट हो, तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द सेम लॉजिक। मैंने कैरेक्टर रखे हुए हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हो गया बेस केस। एल्स नाउ हियर वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन दिस एल्स पार्ट, वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम रिकर्सिवली। और यहाँ पे आप दरम्यान वाले स्टेप को पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसी तरह की मूव होगी जो हम यहाँ पे बेस केस में कर रहे थे। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं कि मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये करना है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब इससे पहले हमने ये वाला रिकर्सिव पार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हमने एक स्टेप 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड लिखना है। ये हमारा ऊपर वाले एल्गोरिथम का स्टेप 2 हो गया, और इसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 के लिए कोई फंक्शन कॉल यहाँ पे लिखनी है, दैट शुड कंप्लीट आवर एल्गोरिथम। सो स्टेप 1 के ऊपर अगर गौर करें, हमें क्या करना है, n-1 डिस्क मूव करनी है। कहाँ से? सोर्स से। कहाँ पे? टेम्प पे। तो ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ये जो TOH जिसके अंदर हम ये सारी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है? दिस एल्गोरिथम इज सपोज टू मूव n डिस्क्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब नोट करना है कि ये जो सेकंड पैरामीटर है आपके फंक्शन कॉल का, ये इंडिकेट करता है सोर्स टावर की पोजीशन, थर्ड पैरामीटर इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन टावर की पोजीशन, और फोर्थ और जो लास्ट पैरामीटर है वो इंडिकेट करता है टेम्परेरी टावर। सो व्हाट शुड वी डू इन दिस पर्टिकुलर केस? हमें अब सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं मूव करना, हमें वो n-1 डिस्क मूव करनी है सोर्स से टेम्प पे। यानी कि ये पहले 3 स्टेप्स में आप क्या कर रहे हैं, इन 2 छोटी डिस्क को, डिस्क नंबर 1 और 2 को मूव कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम A टू C, रैदर फ्रॉम A टू B के ऊपर ये दोनों डिस्क आ जानी चाहिए। उसके लिए आप 3 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो व्हाट शुड आई डू हेयर? मैं TOH को इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करता हूँ। मूव करनी है n-1 डिस्क्स। कहाँ से मूव करनी है? सोर्स से। तो पहले सेकंड पैरामीटर सोर्स आ जाएगा। कहाँ पे मूव करनी है? टेम्प पे। तो थर्ड पैरामीटर टेम्प आ जाएगा, और इस मूवमेंट के दौरान, सोर्स से टेम्प पे जाने के दौरान, हम ओरिजिनल जो हमारा डेस्टिनेशन टावर है उसको टेम्परेरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इन 2 डिस्क्स को, डिस्क 1 और 2 को A से B पे मूव करना था, लेकिन हमने पहले छोटी डिस्क को C पे मूव किया ताकि फिर दरमियाने वाली डिस्क B पे आए और फिर इसको उठा के वापस स्टेप नंबर 3 में B के ऊपर रख दिया था। तो टेम्प पे मूव करने के लिए आपको क्या करना है, इस टावर को, जो कि ओरिजिनल डेस्टिनेशन टावर है, टावर C है इन दिस एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, तो उसको टेम्परेरी के तौर पर यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोर्स टावर तो वही रहा, डेस्टिनेशन टावर इस मूव के लिए टेम्प है, तो थर्ड पैरामीटर टेम्प हो गया। नोट करने के थर्ड पैरामीटर इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन को, तो टेम्प है मेरी डेस्टिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मूव। और फिर
जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन टावर है वो टेम्प के तौर पे, टेम्परेरी टावर के तौर पे यूज़ होगा फॉर दिस पर्टिकुलर मूव। एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे इसी तरह की एक और फंक्शन कॉल करनी है जिसमें मैं n-1 डिस्क मूव कर रहा हूँ फ्रॉम टेम्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से मूव करनी है, फ्रॉम टेम्प। कहाँ पे मूव करनी है, डेस्टिनेशन पे। तो सेकंड पैरामीटर टेम्प आ जाएगा, थर्ड पैरामीटर डेस्टिनेशन आ जाएगा। एंड इस मूवमेंट के दौरान, टेम्प से डेस्टिनेशन पे जाने के दौरान, मैं ओरिजिनल सोर्स टावर को अपने टेम्परेरी टावर के तौर पे टेम्परेरी प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब टेम्प से डेस्टिनेशन पे मूव करना है, तो टेम्प से डेस्टिनेशन पे मूव कर रहे हैं। अगेन तीसरा, सेकंड और थर्ड पैरामीटर इंडिकेट करते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन टावर्स रिस्पेक्टिवली। तो इन दिस केस आवर सोर्स टावर इज टेम्प, डेस्टिनेशन टावर इज डेस्ट, एंड टेम्परेरी टावर इज द ओरिजिनल सोर्स टावर SRC। तो ये आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। यू माइट बी वंडरिंग कि क्या ये वाकई काम करेगा, तो उसका एक ही तरीका चेक करने का कि इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चला के मेन में हमने पहले लिख लिया था कि 3 डिस्क हैं आपके पास, टावर A से टावर C पे मूव करना है, और टावर B को टेम्परेरी टावर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये क्या मूव्स प्रिंट करता है एंड वेदर दोज मूव्स आर वैलिड और नॉट, कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है या कि नहीं हुआ। सो एग्जीक्यूट दिस, और ये आपके बाद मूव्स प्रिंट होगी इस एल्गोरिथम से। और यहाँ पे अगर हम इसको एक एक करके फॉलो कर लें यहाँ पे इस वाली एग्जांपल पे, तो थिंग्स विल बिकम अ लॉट क्लियर। सो सबसे पहले कौन सी मूव है कि मूव डिस्क नंबर 1 फ्रॉम A to C, ये स्टेप 1 है। मूव डिस्क नंबर 1 द स्मॉलेस्ट डिस्क फ्रॉम A to C। पहला टावर A है, दूसरा B है, तीसरा C है, तो A से C पे मूव करते हैं। फिर मूव डिस्क 2 फ्रॉम A to B, तो डिस्क नंबर 2 जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वाला एरो इसको शो कर रहा है, यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मूव करें फ्रॉम A to B यहाँ पे। तो मीडियम डिस्क पहले वाले में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्क C पे चली गई, फिर सेकंड स्टेप में मीडियम डिस्क आ गई आपके दरमियान वाले टावर पे, B वाले टावर पे, और उसके बाद डिस्क नंबर 1 मूव की फ्रॉम C to B, तो ये यहाँ से यहाँ आ गई। तो इस वक्त ये सिचुएशन है पहले 3 स्टेप्स के बाद। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपका लार्जेस्ट डिस्क को मूव करता है, तो डिस्क नंबर 3 फ्रॉम A to C, ये चली गई। डिस्क नंबर 3 जो लार्जेस्ट डिस्क थी, जिसका डायमीटर सबसे बड़ा था, वो A से C पे चली गई। एंड देन अगेन उसी तरह की 3 मूव्स आ जाएंगी जो कि पहले 3 स्टेप्स में हुई थी, वो 5, 6 और 7 जो स्टेप्स हैं, उसी तरह के 3 स्टेप्स आ जाएंगी कि डिस्क नंबर 1 को B से A पे मूव करो। ये जो डिस्क नंबर 1 इधर पड़ी हुई है, इसको B से A पे मूव किया, तो छोटी वाली डिस्क टावर 1 पे चली गई, टावर A पे चली गई। उसके बाद मूव डिस्क 2 फ्रॉम B to C, ये मीडियम डिस्क जो इधर पड़ी हुई थी उसको इधर मूव कर दिया। एंड फाइनली दिस स्मॉलेस्ट डिस्क जो कि टावर A पे पड़ी हुई है, डिस्क नंबर 1 जिसका डायमीटर सबसे छोटा है, उसको A से C पे मूव कर दिया। तो दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। तो ये आपका एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्टेप्स प्रिंट कर रहा है, और दीज आर ऑब्वियसली 7 स्टेप्स। इफ़ यू वांट टू ट्राई ऑन अ लार्जर वैल्यू ऑफ n, मैं कहता हूँ 4 डिस्क हैं, इसको चलाते हैं, तो ये 15 मूव्स वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली 7 मूव्स हैं यहाँ तक, मूव डिस्क नंबर 1 फ्रॉम A to B, यहाँ तक उसने एक्चुअली उन स्मॉलर 3 डिस्क्स को मूव किया है फ्रॉम A to द टेम्परेरी टावर विच इज़ योर टावर B, और फिर आपने लार्जेस्ट डिस्क को मूव किया है फ्रॉम A to C, एंड देन अगेन उसका रिवर्स किया है, उन्हीं बाकी की 3 डिस्क्स को मूव किया है फ्रॉम दैट टेम्परेरी टावर B टू द डेस्टिनेशन टावर C। इसको खुद विजुलाइज करके आप देखिएगा। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, वो इसी तरह प्रिंट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 5 करता हूँ, तो नाउ देयर विल बी हाउ मेनी मूव्स, देयर विल बी 31 मूव्स, और वो 31 मूव्स यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये 31 लाइन्स ऑफ आउटपुट है। एंड इफ द नंबर ऑफ डिस्क्स आर 2, you can see that it will do it in 3 steps, and if the number of disks is 1, obviously only 1 step will be needed। वो बेस केस के थ्रू यहीं पे प्रिंट कर देगा कि एक ही डिस्क है, उसको टावर A से उठाओ, C पे मूव कर दो, और इस केस में B को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इन जनरल अगर आप यहाँ पे नोट करें कि अगर आपके पास यहाँ पे n है और यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स हैं, तो एक डिस्क है तो उसको मूव करने के लिए एक ही मूव चाहिए, 2 हैं तो उसको मूव करने के लिए 3 चाहिए, 3 डिस्क हैं तो उनको मूव करने के लिए 7 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, 4 के लिए 15, 5 के लिए 31, और इन जनरल यू कैन से इफ देयर आर n disks, तो हाउ मेनी मूव्स विल बी रिक्वायर्ड,
कैन यू फाइंड आउट, कैन यू डिटरमिन? तो बेसिकली अगर आप गौर करें कि 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 -1 है। ये 4 है तो दिस इज़ 2 की पावर 4 16 -1 15। ये 1 है तो दिस इज़ 2 की पावर 1 विच इज़ 2 -1। तो इन जनरल दिस विल बी 2 raised to the power n -1 moves. So for example, if n is 10, let's suppose, so that problem will require 2 raised to the power 10, that will be 1024 -1 1023 moves. 1023 moves रिक्वायर होंगी 10 डिस्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. So in general we have written here that 2 raised to the power n -1 moves will be required for n number of disks. और 3 डिस्क के लिए हमने सबसे पहले इसे सॉल्व किया तो उसके अंदर 7 मूव्स वर रिक्वायर्ड एज वाज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जांपल गिवन इन योर बुक. इसके अंदर वो 3 डिस्क के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. किताब के अंदर भी अगर देखें उसने इस तरह ही इसका सूडो कोड पहले लिखा है और उसके बाद ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. हमने जो टावर्स के नाम हैं उनको कैरेक्टर्स के तौर पे लिए, किताब में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसने इंटीजर के तौर पे लिए. और उसमें एक और डिफरेंस आप नोट करेंगे कि बेस केस जो बुक वाली इम्प्लीमेंटेशन है वो 0 पे लगा हुआ है बेस केस. हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें हमने बेस केस 1 पे लगाया है. यू कैन अगेन मॉडिफाई इट एंड आई विल रिकमेंड यू टू मॉडिफाई इट सो दैट कि इसका बेस केस भी 0 पे लगे. यानी कि आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि अगर इसी तरह से नंबर ऑफ डिस्क आर ग्रेटर देन 0 तो देन डू इट थ्रू दिस रिकर्सिव प्रोसीजर. एंड इफ़ द नंबर ऑफ डिस्क आर 0 देन यू नीड नॉट प्रिंट एनीथिंग, बिकॉज अगर 0 डिस्क हैं, कोई डिस्क ही नहीं है, तो जाहिर है उसको मूव करने के लिए कोई मूव्स भी दरकार आपके पास नहीं होंगी. सो मॉडिफाई दिस इम्प्लीमेंटेशन और सो दैट कि इसका बेस केस 1 पे नहीं बल्कि 0 पे हो. तो उस केस में ये वाला कोड भी ख़त्म हो जाएगा और चेक सिर्फ ये वाला रह जाएगा. इफ़ नंबर ऑफ डिस्क आर ग्रेटर देन 0, ये वाला चेक सिर्फ बाकी रह जाएगा. सो किताब के अंदर भी इसकी ये कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन गिवन है, उसका सैम्पल रन भी गिवन है. इससे भी बुक से भी इसे देख लीजिएगा. हमने भी इसे खुद से इम्प्लीमेंट कर लिया है. इस कोड को खुद से लिख के चला के वेरीफाई कीजिएगा. एंड एक और काम जो आपने करना है वो क्या है कि visualize this function for n is equal to 3 and n is equal to 4. तो n is equal to 3 के लिए जिसके अंदर 7 मूव्स इन टोटल प्रिंट हो रही हैं उसके लिए इसे विजुलाइज करें, और फिर n is equal to 4 के लिए. और विजुलाइज करने का क्या मतलब है कि आपने इसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ करना है और साथ ही साथ इसकी साथ आउटपुट भी लिखें. प्रोग्राम स्टैक बेसिक नाम बनाएं, लेकिन रिकर्जन ट्री बना के और साथ साथ इसकी आउटपुट लिखते जाएं. कौन सी आउटपुट कौन से टाइम पे कहाँ से प्रिंट हो रही है, और रिकर्जन ट्री के थ्रू पूरा ट्रैक करें कि कौन सी फंक्शन कॉल किसको कॉल कर रही है. तो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस ऑफ रिकर्जन, और इस प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी. और n = 3 के लिए भी ये काम करना है और n = 4 के लिए भी आपने ये काम करना है. और एक और काम जो कि आप कर सकते हैं वो ये कि इस प्रॉब्लम के लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन ज़रा बनाने की कोशिश कीजिए. इन जनरल अब तक आपको ये फोर्स करके कहा जाता रहा है कि फ़लाँ प्रॉब्लम के लिए आपने रिकर्सिव सोल्यूशन डेवलप करना है. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच इज़ नेचुरली रिकर्सिव. नेचुरली इसके अंदर एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर मौजूद है और उसका रिकर्सिव एल्गोरिथम आप देख सकते हैं कितना कंसाइज है. एंड वन शुड अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स, तो इट्स क्वाइट ईजी एज वेल. तो 6-7 लाइनें हैं. अगर मैं कमेंट्स वाली लाइन इसमें रिमूव कर दूं, सिर्फ जो एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स हैं वो काउंट करें तो 7-8 लाइनों में आपने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया. तो ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आइटरेटिवली. लूप के थ्रू इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यू विल थोड़ा सा आप सोचेंगे तो यू विल ट्राई टू रियलाइज़ कि ये इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे रिकर्सिवली इसको सोचना है. एंड दैट्स बिकॉज के द प्रॉब्लम हैज़ एन इनहेरेंटली रिकर्सिव स्ट्रक्चर. और ऐसे प्रॉब्लम्स आप मज़ीद भी आने वाले कोर्सेज में देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी देखेंगे, एल्गोरिथम के कोर्स में भी देखेंगे, जिनके अंदर इनहेरेंटली एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है. तो वहाँ पे रिकर्जन विल कम टू योर हेल्प. कि रिकर्जन के थ्रू आप कहेंगे कि बड़ी जल्दी सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, बड़ी जल्दी उसका एल्गोरिथम डेवलप हो रहा है. और आइटरेटिवली अगर करने की कोशिश करेंगे तो उतना ऑब्वियस नहीं होगा, उतना जल्दी या आसानी से सॉल्व नहीं होगा. तो इसका आइटरेटिव के बारे में थोड़ा सा सोचिए या इंटरनेट से सर्च करें कि इसका आइटरेटिव एल्गोरिथम क्या है, और आपको मिल जाएगा इसका आइटरेटिव एल्गोरिथम भी. बट इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ मैं पहले बता दूँ. तो इसका जो आइटरेटिव एल्गोरिथम है इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस और नॉट दैट नेचुरल जितना नेचुरल ये रिकर्सिव प्रोसीजर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का.
एंड दिस थिंग यू विल इनकाउंटर इन फ्यूचर एज वेल। जैसे कि मैंने पहले कहा, आने वाले कोर्सेज में भी आप ऐसी एग्जांपल्स इनकाउंटर करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करेंगे विच आर इनहेरेंटली रिकर्सिव। तो उनका जो ऑब्वियस सोल्यूशन है वो रिकर्जन के थ्रू होगा। इसलिए रिकर्जन की टेक्निक को मास्टर करना, समझना इंतहाई ज़रूरी होगा। सो ये टास्क जो मैंने आपको असाइन किया है इसको कंप्लीट कीजिएगा और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचने की और फिर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि अल्टरनेटिवली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है और वो कितना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दिस रिकर्सिव प्रोसीजर।